हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि आपके अपने ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में प्रत्येक महीना आप लोग टेस्ट देते हैं, मंथली एग्जाम होता है, सभी विषयों का एग्जाम होता है। तो इस महीने यानी जुलाई महीने में भी आप लोगों ने जो कल एग्जाम दिया था, ठीक है, उसी का आज पूरा का पूरा पेपर डिस्कशन हो रहा है। ओके, तो एक एक क्वेश्चन बाबू खूब बढ़िया ध्यान से मिला लीजिए लो, एक एक क्वेश्चन। कल आप क्लास में आइएगा ना तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका कौन सा प्रश्न माने कोई वो सही है कोई वो गलत है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं और बाबू हमारा आप लोग मिला लीजिए लो। ओके, और कल आइएगा तो पूछा जाएगा किसका कितना नंबर आया है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन का विलोम शब्द क्या है? आपको विपरीतार्थक शब्द, परिवाची शब्द, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। उसी का प्रश्न ये विलोम शब्द का, ध्यान दीजिएगा। बताइए जीवन का विलोम शब्द क्या है? तो क्या है? तो मृत्यु है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मरना लिखा है, तो जब जीना होगा ना तब मरना होगा। जीवन पूछा है ना, तो जीवन का विपरीतार्थक शब्द मृत्यु होगा। अगला है, प्रेम का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन पढ़कर तभी टिक कीजिएगा। लिखेगा द्वेष, घृणा, नफरत, उपरोक्त सभी। तो द्वेष, घृणा, नफरत ये सभी के सभी एक तरह से देखा जाए तो समानार्थक शब्द है। ठीक है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से प्रेम का ये तीनों उल्टा है, इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल का पर्यायवाची शब्द है। जल का पर्यायवाची शब्द पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो जल का पर्यायवाची शब्द नीर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? यमुना है कि सरस्वती है कि नर्मदा है कि भागीरथी? कौन है? तो भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जो सब जगह हो, यानी एक शब्द के बदले एक शब्द, जो सब जगह हो उसे सर्वव्यापी बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जो मर चुका है, जो मर चुका है उसे मृत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई नाथ न हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ कहा जाता है। तो अनाथ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसमें दो पैर हो उसे क्या कहते हैं? द्विपद कहते हैं, द्विपद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, लिखा गया है, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या कहेंगे? जिसके हृदय में दया नहीं है उसे निर्दयी बोलते हैं ना, निर्दय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, ईश्वर या वेद में विश्वास न रखने वाला, नहीं रखने वाला पूछा गया, याद रखिएगा। तो नास्तिक कहते हैं, और जिनको ईश्वर और वेद में विश्वास होता है उन्हें आस्तिक कहते हैं। तो इसमें न रखने वाला पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नास्तिक हो जाएगा। अगला है, पति मर जाने पर स्त्री को क्या कहा जाता है? तो विधवा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, जो जल में जन्म ले उसे क्या कहते हैं? जो जल में जन्म उसे क्या जलज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अंडा से जन्म लेने वाला अंडज, जल से जन्म लेने वाला जलज। अगला है, जिसका पति जीवित हो अर्थात जिसका पति साथ हो उसे क्या बोलते हैं? सधवा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये तो खत्म हो गया। आइए अब सॉल्व कर देखते हैं एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, इसके बाद से एसएसटी के हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद से पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, ये सभी के प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है और आपको भी अच्छी तरह से याद है, ये हमें भी पता है। खाली बस देख लीजिए और देखते रहिए, मिलाते रहिए। मुद्रा का आधुनिक युग में क्या महत्व है? तो मुद्रा जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु देकर प्राचीन समय में वस्तु को ले लिया जाता था, यही वस्तु विनिमय प्रणाली थी, जिसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो कि हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था एक एक चीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। अगला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो सबसे पहला ही था आवश्यकता के दोहरे संयोग की कमी। इसके बारे में क्या था? आपको क्लास में पढ़ाया गया था। फिलहाल क्वेश्चन आंसर मिलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? कौन से हैं? तो माध्यम बताया गया था, मापक बताया गया था, मान बताया गया था, संचय बताया गया था, ये नहीं बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसमें एक कविता की तरह बोला भी लिखा भी गया है, मुद्रा के है 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको जाता है? तो मुद्रा को जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, किस विद्या का तात्पर्य है किसी भी देश में चलने वाली वह वस्तु जिसे कानूनी रूप से स्वीकार किया जाता है वो मुद्रा है। किसी भी देश में किसी भी कोना कोना में चल जाइए, पैसा सगरो चलता है कि ना। चलिए अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, याद कीजिएगा। आपको बताया गया था कि 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसी की समीक्षा करने के लिए 1928 में आए थे रॉलेट एक्ट, सॉरी साइमन कमीशन। आज जैसे ही उतरे थे, पहले पता है ना क्या हुआ था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक नारा लगा था, काले झंडे से इनका स्वागत किया गया था। बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 1920 में की थी, जो कि 1922 तक चला था, और चौरी चौरा कांड के बाद इसको क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। ध्यान दीजिएगा। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अगला है रॉलेट एक्ट, रॉलेट होगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष? 1919 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो मुसलमान भाइयों ने किया था, ठीक है। और खलीफा के लिए जो तुर्की में है उसको पढ़ाया गया था, ध्यान से देखिए। अगला है, जैसे इसका ऑप्शन देखिए, नेहरू भाइयों ने, तिलक और पाल ने, अली भाइयों ने कि गांधी जी ने? तो अली भाइयों यानी मुसलमान भाइयों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से शुरू हुई थी? तो दांडी से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दांडी यात्रा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी, जो कि 34 तक चला था, याद रखिएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में की गई थी, याद रखिएगा। अगला है, गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से जुड़ा है? यानी गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं या समझौता भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये तो बहुत फेमस है, सभी को याद भी, 1885। 1885 किधर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक चली थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी के, अच्छा तिलक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, साइमन गो बैक का नारा किन्होंने दिया था? तो लाला लाजपत राय जी ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। जब भी आए कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, तो याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया था? मैंने ऊपर ही बताया था कि चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? वो बस चिल्ला रहे 22 ना। चलिए अगला है, हाँ अगला, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसियु विधि का विकास किसने किया? तो लेहमान ने किया। पढ़िएगा लोग संदीप सर से, ठीक है। अगला है, पर्वतीय छायाकार विधि हुआ करती है, किस देश पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिमी जाने का भंडार कोना कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पढ़ते रहिए लोग संदीप सर से, तब तक मिला लीजिए लोग खूब बढ़िया से, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। 40 नंबर यहाँ दिया है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? किसने किया था? लेहमान ने किया था। लेहमान कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। सब पढ़े लो ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, पर्वतीय छायाग्रहण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की? किस दिशा से? भंडार कोना से। भंडार कोना मन क्या होता है? उत्तर और पश्चिम के बीच में होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए दिया है उत्तर पूर्व, बी दिया है पूर्व दक्षिण, सी दिया उत्तर पश्चिम। तीन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि कहा जाता है? क्या यही तो हिस्सुर विधि होता है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक करो। अगला क्वेश्चन, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीला रंग से जल वाला भाग को दिखाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो डी टिक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, यदि समोच्च रेखा
एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई, यानी अधिक दूरी पर इसका घनत्व क्या है, कम है। इनसे किस प्रकार की भू आकृतियों का प्रदर्शन होता है, कैसा होता है, धीमा ढाल वाला होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है, कितनी भाषाएं शामिल है, 22 भाषाएं शामिल है। इन 22 भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित भाषा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंग्रेजी भाषा के समर्थन में आंदोलन हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सिटी कर देंगे। अगला, भारत में भाषाओं की संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी पाई गई थी, लगभग 1500 से अधिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। अगला, चीगो अरायस संधि के माध्यम से वेस्ट इंडीज देशों में साझी व्यवस्था किस वर्ष में बनाई गई थी, 1973 में, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था, तो पढ़े चलो 1989 से शुरू हुआ और 1991 से विघटन हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी टिक कर देंगे। ध्यान देंगे, बहुत इसको टिक कर देते हैं, बट बोला किस वर्ष हुआ, तो 1991 हुआ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो वही तमिलों को परेशान किया जा रहा था, किसके द्वारा, सिंहली समुदाय द्वारा। तो ऑप्शन ए दिया, आर्थिक मंदी, बी, सिंहली समुदाय द्वारा तमिलों की उपेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज किस सत्ता विभाजन का उदाहरण है, पंचायती राज किस में आता है, क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में, ऊर्ध्वाधर में आता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चलो अब यहाँ से आपदा प्रबंधन क्वेश्चन आ गया, ध्यान देंगे लोग। हिमस्खलन किस क्षेत्र की आपदा है, हिमस्खलन। ऑप्शन ए दिया है, मैदानी, बी रेगिस्तानी, सी समुद्री, डी पर्वतीय। तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी कर देंगे। अगला, भारत में विनाशकारी चक्रवात किस तिथि को आया था, 1999 में आया था, याद है ना। ऑप्शन ए दिया है 26 नवंबर 2001, बी दिया 29 अक्टूबर 1999, जी ऑप्शन नंबर बी होगा, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, किस भाषा से लिया गया, जापानी भाषा से, यानी ऑप्शन ए दिया हिंदी, बी दिया संस्कृत, सी दिया जापानी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सी टी कर देंगे। बिहार में सुनामी क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आता, तो सुनामी कहाँ आता है, समुद्र में आता है। तो समुद्र के जो भी किनारे पर जो जगह रहता है वो प्रभावित होता है, तो बिहार तो समुद्र से बहुत दूर है, तो ऑप्शन ए दिया वर्षा नहीं होती, बी समुद्र से दूर है, जी ऑप्शन नंबर बी होगा। सुनामी नहीं होने का रीजन क्या है, तो बिहार समुद्र से क्या है, बहुत दूर है। अगला क्वेश्चन, कोसी क्षेत्र के लोग किस प्रकार की आपदा से प्रारंभिक रूप से निपटने में सक्षम है, बाढ़, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। अगला क्वेश्चन, बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, बांग्लादेश को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवनों का देश किसे कहता है, किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर। ठीक है, हालांकि आपदा प्रबंधन में क्वेश्चन नहीं था, तो सर फिर क्वेश्चन क्या हंसा यार, तो याद कीजिए जब आ गया कि बाढ़ों का देश किसे कहा जाता है, तो बांग्लादेश को। तो यह पढ़ना आप लोग साइंस में, फिजिक्स का जो अंतिम पार्ट है ना, ऊर्जा ऊर्जा के स्रोत के बारे में जो पढ़ना है, उसमें पढ़ना है पवनों का देश किसे कहता है, किसे कहता है, डेनमार्क को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, भूकंप का मापन किस स्केल द्वारा किया जाता है, रिक्टर स्केल। तो ऑप्शन ए पीएस स्केल, नहीं तो पढ़े चलो, केमिस्ट्री में पढ़े चलो ना, बी दे रिक्टर स्केल, जी ऑप्शन नंबर बी हो, तो बीटी। ओके, चलिए, तो इस तरह क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस और आपदा प्रबंधन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं साइंस पे। चलिए साइंस का क्वेश्चन नंबर यहाँ चलिए 61 सवाल दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संतुलित रासायनिक समीकरण है, संतुलित। ऑप्शन ए में देखते हैं, ए से यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, क्या संतुलित है, नहीं तो कैंसिल हो गया। बी देखते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये ठीक है, आगे चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 6, और हाइड्रोजन कितना है, 6, यानी ऑप्शन नंबर बी के संतुलित है। और मान बी संतुलित है, बेचैन होकर बी टिक कर देंगे। आगे कोई देखने को इसमें ऐसा नहीं तो नहीं दिया ना, बी और सी दोनों सही, इस टाइप का दिया रहता ना ऑप्शन, तो ध्यान देंगे। तो बी आ गया, और आगे भी क्या समीकरण है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन क्या करें, बी टिक कर। ओके, अगला क्वेश्चन, चलिए, फिनोल्फथेलिन सूचक क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में कैसा रंग दिखाता है, कैसा रंग दिखाता है, गुलाबी दिखाता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सिटी कर देंगे। मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज, अच्छा यहाँ देखिए आंसर, अम्लीय माध्यम दिया है, तो अम्लीय माध्यम में किस रंग का हो जाता है, ये लाल, लाल रंग कैसे दिखाता है, लाल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होता है। तो उत्तल लेंस द्वारा बड़ा प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा कब होता है, जब वस्तु कहाँ रहता है, ये पढ़े चलो, F1 होता है 2F1, ये वो इसके बीच रखा है, तब यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, तो फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिटी करो। अगला क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पादप द्वारा जल निकलता है, जड़ों से, पतियों के रंध्र से, तनों से, फूलों से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, पतियों के रंध्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक समन्वय का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो बताइए रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी करो। मैग्नीशियम, एमजी माने मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने को प्राप्त ठोस उत्पाद है, तो क्या होता है, मैग्नीशियम का दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर देंगे।
अगला क्वेश्चन पीएच बराबर 7 वाला विलयन है, तो पीएच मान 7 किसका होता है? उदासीन विलयन का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सीटी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, पौधों में प्रकाशानुवर्तन की प्रतिक्रिया किस हार्मोन द्वारा होती है? चलिए, प्रकाशानुवर्तन किस द्वारा होता है? ऑक्सीजन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी शोषण। तो हम पढ़े थे शोषण एक प्रकार क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक, ट्रिक याद है? CaSO का से मौलिक अंटानासा दुलेटिक, अंटा अंगूर, टार्ट्रिक अम्ल, तो अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डेढ़ यानी 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी और y में प्रकाश की चाल इतना दिया गया, ठीक है। अब बताइए अपवर्तनांक म्यू लिखे या इन लिखे, बात एक होता है। चलिए n का मान कितना दिया? 1.5 दिया है, तो बोला गया उस माध्यम में प्रकाश की चाल v निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला? n बराबर c बाई v। n का मान 1.5, c का मान 3 × 10⁸, v का मान निकालना है। तो v यहाँ पर, तो यहाँ पर, तो v का मान कितना आ गया? 3 × 10⁸ बटा 1.5, 1.5 दूना 3, तो 2 × 10⁸। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर लो। अगला क्वेश्चन, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन दिया वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक यानी किडनी का कार्य है। ऑप्शन ने दिया रक्त छानना, बी दिया ऑक्सीजन अवशोषण, सी दिया पित्त स्राव, डी दिया भोजन पचाना। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त छानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण, तो पढ़े चलो ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के मिलने से जो लवण बनता है क्या बोलते हैं? अम्लीय लवण बोलते हैं। चलिए, तो ये तो कंफर्म है, अम्लीय लवण है, यानी प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा। तो NaCl, अब देखिए NaOH, NaOH और Cl यानी HCl। अब HCl भी प्रबल, ये भी प्रबल, तो प्रबल प्रबल यानी सामान्य, तो सामान्य लवण है। हमें क्या ढूंढना है? अम्लीय लवण। बी की बात करते हैं, यहाँ Mg है, तो इससे कौन क्षार होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और Cl है, Cl यानी HCl होगा। अब बताइए HCl प्रबल अम्ल होता है, हाई दुर्बल क्षार होता है। तो जब प्रबल अम्ल, इसका मतलब क्या होगा? अम्लीय, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी वाला क्या है? अम्लीय लवण है। ये वाला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय है। इसमें देखिए, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, प्रबल क्षार। और ये वाला क्या होगा? दुर्बल अम्ल, एसिटिक अम्ल पढ़े थे ना, दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल यानी क्षारीय होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जाइलम का मुख्य कार्य है। तो जाइलम के द्वारा किसका परिवर्तन? जल का परिवहन होता है। तो बोल रहा है जल का संवहन, भोजन का संवहन, शोषण, प्रकाश संश्लेषण। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया? ऑप्शन ए अपघटन, नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्यों? यह होता है भस्म, यह होता है अम्ल। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर बनाते हैं लवण, की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करोड़। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कौन? सेरिबेलम पढ़े थे, याद है? सेरिब्रम बोल रहा है, बी बोल रहा है सेरिबेलम। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, CaO प्लस H2O, CaO इसका होल 2 अभिक्रिया का प्रकार है। कौन अभिक्रिया? ये कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए संयोजन, बी विस्थापन, सी अपघटन, डी उदासीनीकरण। तो साफ दिखाई दे रहा है, दो को मिलकर एक बन रहा है, यानी कौन अभिक्रिया? संयोजन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के बड़ विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? याद कीजिए, जब श्वेत प्रकाश इधर आता है तो जब क्या होता है? बड़ विक्षेपण होता है। तो सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी रंग होता है, और सबसे ऊपर होता है लाल। पढ़ते हैं बेजानी हॉकी नाला, तो सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। तो सवाल में क्या बोला गया है? किस रंग का विचलन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक विचलित कौन हुआ है? बैगनी हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए अब आ गया मैथ। तो मैथ के लास्ट 20 सवाल देखते हैं, ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन में कैसे दिया यहाँ पर, टी ऑफ एक्स बराबर इतना का शून्यक। अब शून्यक या तो आप निकालिए या ऑप्शन चेक कीजिए। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ वन, जहां से एक्स 1 रखते, तो 1 के स्क्वायर 1 × 2 2 होगा, माइनस 3 × 1 3 या प्लस 1 2, 1 3 में 3 0, यानी 1 तो शून्यक होगा कंफर्म है। तो ये 1 हो गया। अब अगला चेक करते हैं, 1/2 दिया है, ठीक है, तो 1/2 चेक करते हैं। तो 2 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस 3, एक्स का मान 1/2 और प्लस 1, तो कितना क्या बताइए? तो 2 दूना 4, तो 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 1। तो इसका पूरा एलसीएम कितना है? 2, तो यहाँ 1 माइनस 3 और प्लस 2, ये कितना है? 3 माइनस 3, 0/2 यानी 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए, 80 कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
समीकरण जो इतना और इतना के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, दो हल। अब कितने हल होंगे ये सब कैसे पता करते हैं लोग? गुणांकों के अनुपात की तुलना करके, यानी a1 by a2 आगे निकालते हैं लोग, a1 by a2। तो इसमें a1 यानी x का गुणा क्या दिया है 2, इसमें क्या दिया है 4, 2/4, यानी कितना गया यहाँ पर 1/2। अब निकालेंगे b1 by b2, तो b1 का मान तो दिया है 3, b2 का मान दिया है 6, 1/2। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो अभी जाके तीसरा निकालते हैं, यदि दोनों बराबर नहीं होते तो यहीं पे आंसर बोल देते, क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल होगा। अब यहाँ पर तीसरा निकालना होगा, उसका नाम क्या है? c1 by c2। c1 कितना दिया यहाँ पर? अब देखिए +5 इधर है तो -5 से जाएगा, c1 का मान -5, c2 का मान -10, ये भी कितना गया? ये भी आ गया 1/2, यानी अब तीनों बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आगे a1 by a2 बराबर b1 by b2 बराबर c1 by c2। तो जब ये तीनों बराबर होते हैं तो कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, अब एक मीनार का बात किया, मीनार बना लेते हैं। बोला गया मीनार के आधार से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु, और मीनार के आधार इससे कितना मीटर? 20 मीटर। 20 मीटर स्थित दूर किसी बिंदु, शिखर का उन्नयन कोण 30 है। अभी शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। तो क्या बोला गया? मीनार की ऊंचाई क्या होगी? यानी हम ये इसका मान निकालना है, इसको x मान लेते हैं। अब x का मान निकालना तो इस कोण के लिए सामने वाला x क्या है? p है, p यानी लंब, नीचे वाला क्या है? b यानी आधार है। तो p और b किस में होता है? tan में होता है, तो tan थीटा, थीटा का मान दिया है 30, तो 30, इसके लिए p का मान है x और b का मान है 20, तो 20। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3, तो x/20। जैसे x का मान कितना है? 20/√3, 20/√3 मीटर, ये आ गया x का मान। तो 20/√3, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 20/√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि बहुपद इतना का एक शून्य को 2 है तो k का मान है, ध्यान देंगे। अब इसका एगो शून्य को 2 दिया है, तो अब ये जो बहुपद है, इस बहुपद का शून्य को 2, इसका मान क्या होगा? यदि इस बहुपद को मान ले p ऑफ x, तो इसका मतलब होगा जब x का मान 2 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 होगा। x का मान कितना है? 2, यानी p ऑफ 2 का मान 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्या है? शून्य है। तो बोला k का मान क्या होता है? सिंपल है, p ऑफ 2 का मान 0 करना है, तो जहां जहां इसमें 2 रखे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 माइनस 5 दूना 10, तो 10 प्लस k बराबर 0। k निकालना है, 10 माइनस में इधर प्लस में, 4 प्लस में इधर माइनस में, कितना गया? 6 आ गया। तो k का मान 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो 80 कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ दिया है, यहाँ पर समीकरण युग्म x + y = 5 और इतना का हल है। अच्छा, हल बताना है क्या? इसको भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। बताइए वो प्लस में या माइनस में, तो जोड़ देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है? x और 2x 3x और ये 5 5 4 9, ये कितना गया? यहाँ पर 3, x का मान 3 आ गया, तो x का मान 2 ये नहीं होगा, x का मान 3, ये -3 वाला नहीं होगा। अब ये दो में कौन होगा? अब x का मान 3 तो कहीं रख, मैं यहाँ पर 3 रखता है, x का मान 3 तो y का मान कितना गया? 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दिया। ओके, चलिए ऑप्शन से भी चेक करके बना सकते थे आप। अगला क्वेश्चन, tan 45 डिग्री प्लस cot 45, तो tan 45 का मान 1, cot 45 का मान 1, 1 1 2, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, 12 मीटर ऊंचे पेड़ के शिखर से एक पत्थर जमीन पर स्थित बिंदु पर गिरता है, पेड़ के आधार से पत्थर की दूरी 5 मीटर है, पत्थर का अनुमान कोण क्या है? सिंपल। चलिए अब यहाँ देखिए किसका बात क्या है? ऊंचे पेड़ के शिखर, एक पेड़ है तो मान ये पेड़ है, अब शिखर से कोई चीज गिरता है, कितना यहाँ पर दूरी पर गिरता है? 5 मीटर, 5 मीटर दिया है। 12 मीटर ऊंचा पेड़ का ऊंचाई दिया है 12 मीटर, और जमीन पर स्थित बिंदु पर गिरता है, पेड़ के आधार से पत्थर की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। तो बोला गया है पत्थर का अनुमान कोण। अब यहाँ शिखर से अनुमान कोण कौन होगा? ये वाला कोण अनुमान हो गया, अब इसका मान निकालना है, यानी थीटा, थीटा का मान निकालना। अब बताइए ये वाला कोण थीटा, एकांतर कोण से भी क्या होगा? थीटा होगा, यानी हमें इसमें किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। अब तो इस कोण के लिए सामने वाला क्या है? P, नीचे वाला क्या है? B। तो P और B किस में होता है? P और B होता है tan थीटा, tan में होता है, एक मिनट, सही है। P और B होता है tan में, तो tan थीटा का मान कितना आ गया? 12/5, तो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स 12/5। tan कितना मान 12/5 होता है? इसमें कोई है? 30 45 60 90, कोई नहीं है, यानी से सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। सभी ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 12 मीटर ऊंचा पेड़, सही है। शिखर से एक पत्थर जमीन पर स्थित बिंदु पर गिरता है, पेड़ के आधार से पत्थर की दूरी 5, सही है, सही है, सही। ठीक है, तो अब देखिए tan कितना का मान 12/5 होता है?
इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है ना, यानी से चार ऑप्शन क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या है। चलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का निकालना है 1/4, ठीक है। तो 1/4 पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर। तो देखिए इसमें त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहाँ लिख देंगे 14 का स्क्वायर 14 गुणे 14 कितना गया 7 दूना 14, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 चौका 44 का 4, 11 कम 11, 11 4 15, यानी 154 कितना गया 154, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 84, ठीक है। चलिए सही है ना, सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर, यदि बहुपद इतना को x - 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। अब ये पूरा भाग देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, कैसे, तो इसका शून्य को हम इसमें रख देंगे और जो आएगा वही शेषफल होगा। इसका शून्य कितना होगा 3, इसमें रखे 3, तो p ऑफ 3 का मान कितना है p ऑफ 3 का मान, यहाँ 3 रखे तो 3 के पावर 3 कितना होगा 27 होगा, 3 रखे 27 माइनस 3 3 का 9 3 27 से भी आएगा 27 प्लस 3 दूना 6 और माइनस 6, 27 27 खत्म 6 6 खत्म यानी 0, तो शेषफल कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 84। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री, बटा में पूरा का बटा में जानेंगे, पूरा बटा में क्या है 10/45 है, चलिए इसका मान निकालते हैं। तो sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 1/2 प्लस है प्लस cos 30 का मान √3/2 इंटू sin 60 का मान √3/2। अब पूरा के बट्टा में क्या है 10/45, 10/45 का मान तो 1 यानी खत्म, कोई इसका मतलब नहीं, बट्टा में है ना। तो एक कितना गया 1/4, ऊपर कितना गया √3 3 अब बट्टा में 4, इसका एलसीएम कितना गया 4, 3 1 4, 4/4 आ गया 1, इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, एक सीढ़ी दीवार से 2 मीटर दूर रखी है, दीवार पर 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक सीढ़ी और दीवार की बात करते हैं, मान लीजिए दीवार है और यहाँ से क्या है सीढ़ी, क्या है सीढ़ी, ठीक है। तो क्या बोला यहाँ पर दीवार से 2 मीटर दूर रखे, अब दीवार से कितना दूर है 2 मीटर, तो यहाँ 2 मीटर लिख दिए, दीवार पर 6 मीटर ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक है 6 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी की लंबाई क्या है, इसमें सीढ़ी की लंबाई निकलना है, और इसमें कुछ दिया है नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब ये कोण कितना हो 90 डिग्री दिया है, ये 90 होगा ना 90, अब ये आधार दिया है ये लंब दिया है, तो कोण निकाल सकते हैं, कोण का फॉर्मूला क्या होता है √आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, यानी √40 होगा, क्या हो √40। चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 10, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो 2√10, तो 2√10 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल यहाँ पर दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, उनके बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे दो सकेंद्रीय वृत्त यानी ऐसा कुछ दिया है। चलिए मान लीजिए त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, इसे त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, तो हमें कौन क्षेत्रफल निकालना है बीच वाला क्षेत्रफल, बीच वाला का मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इतना पार्ट का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त क्षेत्रफल निकाल देंगे यानी घटा देंगे, तो सिर्फ इतना ही ना बचेगा, तब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। बड़ा वाला वृत्त क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर त्रिज्या दिया है, छोटा वाला के स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर के स्क्वायर, पाई कॉमन ले ले तो पाई कॉमन तो कितना गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए यहाँ पर चलिए ऑप्शन में पाई नहीं दिया यानी पाई का मान रखना पड़ेगा, ये आ गया 22/7 इंटू कैपिटल आर का मान यानी बड़ा त्रिज्या कितना दिया कितना एक दिया त्रिज्या 7, एक दिया 14, तो बड़ा वाला होगा 14, तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, अब माइनस स्मॉल त्रिज्या कितना दिया है 7, यहाँ लिख देंगे 7 स्क्वायर, इसको हल कर देंगे तो कितना गया यहाँ पर 22/7 इंटू, अब यहाँ पर 14 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस कीजिए सीधे पढ़ चलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 14 + 7 कितना आएगा 21, और 14 - 7 7, ये 7 7 गया गुणा कर देंगे, 21 दूना 42 2 हार्सिन 4, 21 दूना 42, 42 4 46, 462, 462 ऑप्शन नंबर 8 80। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ निकालना है क्या हो गया वाला 2πrs, 2πrs 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया देखिए, तो त्रिज्या दिया 7, यहाँ लिख देंगे 7
इंटू एच, एच कितना दिया है 10, लिख देंगे 10। साथ साथ खत्म कितना है यहाँ पर 22 दूना 44 यानी 440। 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? x का पावर 3 तो त्रिघात है खत्म, x का पावर 1 यानी ये एक घात है खत्म, यहाँ पर द्विघात है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी 80 करोड़। अगला क्वेश्चन, समीकरण जो इतना और इतना कि हलों की संख्या है। अब हल की संख्या बताने इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब तुलना करना पड़ेगा ना। चलिए आगे निकालते हैं a1/a2। तो a1/a2 यहाँ कितना है देखिए, तो यहाँ 5 और यहाँ 10 यानी 1/2 आएगा, 1/2। अब निकालते हैं b1/b2। b1 का मान दिया है -3 और b2 का मान -6, ये भी आएगा 1/2। अब जब ये दोनों बराबर तब तीसरा निकालते हैं c1/c2। c1 का मान कितना इधर आएगा तो -1, इधर आएगा तो -2, यानी ये भी आएगा 1/2। यानी तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर मान क्या होगा? इसे कितना हल होंगे? अनंत हल होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt करोड़। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए, यदि sin थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा बराबर 8। अब ये sin का मान दिया, tan निकालना सिंपल है, बहुत सारे तरीका पढ़ते हैं। आप सर्व समीकरण का उपयोग करके बना सकते हैं, या अनुपात दिया है sin का फॉर्मूला होता है p/s, यानी यदि p का मान 3 तो s का मान 5, तो b का मान कितना आएगा? तो b का मान आएगा 4। अब tan निकालना, tan का फॉर्मूला है p/b, तो p का मान 3 तो p का मान 3, तो 3 यहाँ पर दिया है और कहीं 3 नहीं देते, यहीं चला गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पहाड़ी की चोटी से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु का अनुमान कोण कितना है? 30 डिग्री है। पहाड़ी की ऊंचाई क्या होती है? अब देखिए पहाड़ी दिया है और यहाँ से कितना दूर स्थित? चोटी से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित। अच्छा, चोटी से 1.5 किलोमीटर दूर, ध्यान देंगे चोटी है, यहाँ से कितना दूर स्थित है? 1.5 किलोमीटर। ये दिया है 1.5 किलोमीटर। पहाड़ी के पाद से नहीं दिया है, चोटी से दिया है 1.5 किलोमीटर दूर स्थित किसी वस्तु बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री। तो अनुमान कोण यहाँ बनता है ना, तो ये वाला कोण दिया है 30 डिग्री। 30 डिग्री तो क्या बोला? पहाड़ी की ऊंचाई निकल। अच्छा, यानी ये वाला ऊंचाई निकलने से x मान ले। अब तो ये वाला कोण 30 से, ये भी कोण कितना होगा? 30 होगा। कैसे? एकांतर कोण से। अब इस कोण के लिए सामने वाला क्या है? p, और ये वाला क्या है? h। तो p और h किस में होता है? साइन में होता है। तो लिख दें sin थीटा यानी sin 30 डिग्री। इसके लिए p का मान x और h का मान 1.5। sin 30 का मान क्या? 1/2 बराबर x/1.5। इसको इधर भेज देंगे कितना है? 1.5/2। यहाँ x कितना है? 0.75, 0.75। तो x का मान है 0.75 किलोमीटर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अर्धवृत्ताकार भाग का परिमाप क्या निकालना है? परिमाप। अब देखिए अर्धवृत्ताकार भाग ऐसा होगा, तो परिमाप में अर्ध परिधि आएगा, साथ साथ क्या आएगा? व्यास भी आएगा। आएगा व्यास आएगा। अब देखिए इसमें त्रिज्या कितना दिया देखिए, तो त्रिज्या 21 यानी आर, तो ये भी क्या होगा? आर। और ये वाला क्या होता है? अर्ध, ये होता है पाई आर। पूरा होता है 2 पाई आर, तो ये क्या होगा? पाई आर। अभी पूरा परिमाप में आएगा तो जोड़ते हैं, तो कितना है? पाई आर प्लस 2 आर। कैसे? आर और आर 2 आर, जैसे आर कॉमन लेते कितना है? पाई प्लस 2। चलिए, तो त्रिज्या दिया है 21, तो आर का मान आ गया 21, तो 21 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 और प्लस 2, ठीक है। तो कितना है यहाँ पर? 21 इंटू इसका एलसीएम कितना है? 7 7 दूना 14, 14 तो कितना है? 4 2 6 2 1 कितना है? 7 3 21, तो 6 3 18 का 18 कितना 9 10 यानी 108 कितना होगा? 108। 108 ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी ठीक है। ओके, चलिए बारिश शुरू हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल यहाँ पर, एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसका आयतन है। शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स, 1/3 पाई का मान 22/7। अब आर स्क्वायर देखिए, इसमें आर का मान तो दिया, आर का मान दिया 7, तो 7 गुणे 7 कर देंगे। एच का मान तो दिया है 24 से लिखेंगे, तो कितना है? 7 से 7 कैंसिल, 3 बार 24, तो गुणा कर देंगे। कितना है यहाँ पर? 7 बार 56 यानी 22 गुणे 56, तो 56 इंटू 22 कितना है? 6 गुना 12, 5 में 10, 10 सही है। ये 2 1 2 3 2 1232, 1232 ऑप्शन नंबर ए होगा 80। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। सवाल यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का परिचय क्षेत्रफल ध्यान देंगे। अब दो घन, एक घन यहाँ पर, अब इसमें एक और एक घन सटाया था, ठीक है। अब दोनों सटा दिए, ये जो घनाभ बना, तो घनाभ को हमें क्या निकालना है?
तो हमें निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब ये तो बात स्पष्ट है, कब बनेगा, जब हमें एल का मान पता हो, बी का मान पता हो, एच का मान पता हो। अब बताइए ये जो घन था इसका भुजा कितना था, 8 था। अब बताइए ये वाला 8, ये भी 8, तो 8 8 कितना आ गया, 16, यानी एल का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अब बी का मान कितना होगा, बी का मान 8 ही होगा, और एच का भी मान कितना होगा, ये भी 8 होगा। कितना होगा, 8। एल का मान कितना आ गया, 16, तो 16 इंटू बी का मान 8, बी का मान 8, 8 गुणे 8, एल का मान 16, 16 इंटू 8। ठीक है, तो कितना यहाँ पर 2 इंटू 16 कितना होता है, 128 प्लस 8 64, यहाँ गया 128। ये कितना यहाँ पर सब ऐड करते हैं, 8 4 12 12 8 20 2 8 3 2 2 2 4 4 4 10 2 12 2 8 3 1 2 2 गुना 4 640 640 का किया आपको। चलिए इस तरह क्या होता है, आपके बड़ी होता है,